गुड मॉर्निंग बच्चों। हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। हमको अब आगे पढ़ना है परसेंटेज एनी करेक्टर फ्रॉम डाइपोल मोमेंट, पोलराइजिंग पावर एंड पोलराइजेबिलिटी, फजान्स रूल एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ पोलराइजेशन। ये सब साथ ही में पढ़ेंगे हम लोग। ये सब जितने भी टॉपिक्स यहाँ पे हैं रेड में, वो सारे के सारे एक दूसरे से रिलेटेड हैं, सब जुड़े हुए हैं, इसलिए एक साथ पढ़ेंगे हम लोग। तो इसमें हम लोग सीखेंगे परसेंटेज आयनिक करेक्टर कैसे निकालते हैं, मतलब किसी भी बॉन्ड में कोई भी कोवलेंट बॉन्ड है तो क्या उसमें आयनिक करेक्टर है कि नहीं, इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, यहाँ निकालना सीखेंगे और फजांस रूल के बारे में बात करेंगे। चलिए देखिए, पहले मैं कुछ बता देता हूँ आप लोग को। देखिए, जैसे कि देखिए, जो भी जितने भी बॉन्ड्स बनते हैं, आपने बॉन्ड्स के बारे में पढ़ा है इंटरमीडिएट में, आपने बॉन्ड्स के बारे में पढ़ा होगा। जो मेन बॉन्ड्स हैं, एक होता है कोवेलेंट और एक होता है आयनिक। जब एटम एक दूसरे से मिलते हैं और बॉन्ड बनाते हैं तो जनरली दो प्रकार के बॉन्ड बनते हैं, कोवेलेंट और एक आयनिक। तो कोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड के बारे में चर्चा करेंगे हम लोग कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, आयनिक बॉन्ड क्या है, इसमें परसेंटेज आयनिक। जैसे यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बात करनी है। कोवेलेंट बॉन्ड कितने क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, अगर हम कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बात करें, कोवेलेंट बॉन्ड, तो कोवेलेंट बॉन्ड दो तरह के एटम्स के बीच में बनता है। दो तरह के एटम्स के बीच में कैसे? एक होते हैं होमो एटॉमिक, होमो एटॉमिक, और एक होते हैं हेट्रो एटॉमिक, हेट्रो एटॉमिक, हेट्रो एटॉमिक। होमो एटॉमिक का मतलब ऐसे मॉलिक्यूल जिनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बना हो और उस मॉलिक्यूल में पाए जाने वाले एटम सारे एक ही प्रकार के हो, जैसे H2, O2, C2, इस तरह के मॉलिक्यूल। जैसे हाइड्रोजन, H2 है तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड, O2 है तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, C2 है तो C2 का निर्माण कैसे हुआ, इनके बीच में जो भी बॉन्ड बन रहा है। यहाँ पे क्या है कि अब जैसे एक एग्जांपल कोई एक लेके चलते हैं, जैसे हाइड्रोजन का अगर हम लेकर चले तो हाइड्रोजन में क्या है, हाइड्रोजन में H2 मॉलिक्यूल में एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या हुआ होगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसने कंट्रीब्यूट किया, एक इलेक्ट्रॉन इसने कंट्रीब्यूट किया और इनके बीच में बॉन्डिंग हो गई और यहाँ क्या बन गया, H और H। अब इन दोनों की अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बात करें, इन दोनों की विद्युत ऋणात्मकता देखें तो इन दोनों की विद्युत ऋणात्मकता सेम है, सब कुछ सेम है। जैसा जो बात इसके पास है, जो प्रॉपर्टी इसके पास है, वही इसके पास भी है, सब कुछ एक जैसा है। तो इसकी विद्युत ऋणात्मकता भी जब सेम है तो इनके जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो कहाँ होंगे, ठीक बीच में होंगे। जब ठीक बीच में होंगे तो ऐसे बॉन्ड को हम बोलते हैं 100% कोवेलेंट, 100% सहसंयोजी बॉन्ड कहलाते हैं। लेकिन वही हेट्रोएटॉमिक की बात करें, जैसे HCl, जैसे अगर हम HCl मॉलिक्यूल ले लें तो HCl मॉलिक्यूल में क्या प्रॉब्लम है, HCl मॉलिक्यूल में प्रॉब्लम ये है कि सेम इसमें भी है सब कुछ, एक इलेक्ट्रॉन इसने कंट्रीब्यूट किया, एक इलेक्ट्रॉन Cl ने भी कंट्रीब्यूट किया, इसने भी ओवरलैपिंग की, इसने भी ओवरलैपिंग की और यहाँ बन गया आपका HCl बॉन्ड। लेकिन यहाँ समस्या ये है कि इसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ये इनमें अंतर है। जब क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से क्या होती है, ज़्यादा होती है। जब क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है तो होगा क्या, इनके बीच में जो साझेदारी के इलेक्ट्रॉन है वो ठीक बीच में न होकर वो क्लोरीन की तरफ क्या होंगे, ज़्यादा शिफ्ट होंगे। क्लोरीन की तरफ ज़्यादा शिफ्ट होंगे, यहाँ पे नहीं होंगे, बीच में नहीं होंगे, क्लोरीन की तरफ ज़्यादा शिफ्ट होंगे। जब क्लोरीन की तरफ ज़्यादा शिफ्ट होंगे तो होगा क्या कि ये जो क्लोरीन है, इसके आसपास का जो इन्वायरमेंट है या इसके अगल बगल की जो जगह है, उस वो कैसा हो जाएगा, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी तो होगा क्या कि ये जो क्लोरीन है यह कुछ कुछ निगेटिव की तरफ बिहेव करने लगेगा और लोन पे ये जो हमारा शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये क्लोरीन की तरफ ज़्यादा शिफ्ट होने से जो हाइड्रोजन है इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और कम होगी तो यह कैसा महसूस करने लगेगा, कुछ कुछ पॉजिटिव की तरह, यानी कुछ ऐसी बातें हो जाएंगी। हम इसको देखें तो कुछ ऐसा लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि इस पे कुछ माइनस आ गया और इस वाले पे क्या लिख सकते हैं, इस पे क्या आ गया, कुछ प्लस आ गया। तो जब प्लस और माइनस आ गया, और ये प्लस और माइनस वाला कॉन्सेप्ट कहाँ होता है, प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट तो होता है आयनिक बॉन्ड में, जैसे NaCl,
NaCl, ठीक, NaCl हो गया। अब NaCl में क्या होता है, एक प्लस होता है और एक माइनस होता है, ये इंटरेक्ट करके एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि था तो कोवेलेंट बॉन्ड, लेकिन प्लस और माइनस आ गया तो इसमें क्या आ जाएगा, कुछ कुछ आयनिक करेक्टर आ जाएगा। तो इसी को हम बोलते हैं परसेंटेज आयनिक करेक्टर। मतलब कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो 100% प्योर भी हो सकते हैं और कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें आयनिक करेक्टर आ जाए। और जो आयनिक बॉन्ड होते हैं वो प्योर प्योर आयनिक नहीं होते, उसमें कुछ ना कुछ कोवेलेंट करेक्टर होता है। और इसी के बारे में पढ़ना है आपको फजांस रूल में। फजांस रूल में जो एक्चुअली फजांस रूल में क्या पढ़ना है कि जितने भी आपके आयनिक कंपाउंड होंगे, जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं उसमें कुछ ना कुछ कोवेलेंट गुण आ जाता है, उसमें कुछ ना कुछ सहसंयोजक का गुण आता है। अब सहसंयोजक का गुण कैसे आता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, किसमें ज्यादा होगा किसमें कम होगा इसके बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है, शुरू करते हैं हम लोग आगे। तो ये हमारा सिलेबस है, तो सिलेबस में आज हम लोग पूरा देखेंगे इसको। अब नेक्स्ट पीपीटी पे चलते हैं। तो नेक्स्ट पीपीटी में देखिए, पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजेबिलिटी है क्या या पोलराइजेबिलिटी किसे कहते हैं, ये अभी आगे पीपीटीओ में आएगा। तो हम लोग थोड़ा थोड़ा इंट्रो करके आगे बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा है, हैविंग ए नाउ रिवाइड द बेसिक ऑफ ट्रेंड्स ऑफ अक्रॉस एंड डाउन द पीरियोडिक टेबल, वी कैन यूज the concept of effective nuclear charge and electronegativity to discuss the factors that contribute to the types of bonds formed between the elements। जब हम पीरियोडिक टेबल में एक क्रॉस या डाउन, यानी आवर्त में या वर्ग में, आवर्त में आगे बढ़ते हैं बाएं से दाएं या वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं, तो एक क्रॉस या डाउन जब पीरियोडिक टेबल में चलते हैं तो कई फैक्टर हैं, कुछ फैक्टर्स हैं जो हमें बताते हैं एलिमेंट्स के अंदर किस प्रकार की बॉन्डिंग पाई जाएगी। जैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, सिलेबस में है आपके, पढ़ना भी है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में आप लोग परिचित होंगे। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है डिस्कस करते हैं, बताते हैं हमें कि हमारे जो एटम्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हमारे एलिमेंट हैं, वो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन किए हैं तो उसमें बॉन्ड कैसा होगा, यानी बॉन्ड आयनिक होगा कि कोवेलेंट होगा, कि कुछ आयनिक होगा कुछ कोवेलेंट होगा, ठीक है। तो इस तरह की बातें हम लोग देखते हैं। ये जो हमारे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे कि फजांस रूल है क्या, जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। देखिए फजांस रूल क्या है। फजांस रूल एक फजांस सर थे जिनका पूरा नाम है ये कैजिमाइर फजांस। इन्होंने 1923 में एक थियरी दी थी जो हमें क्या बताती है कि अगर कोई आयनिक कंपाउंड है, अगर कोई आयनिक कंपाउंड है तो उस आयनिक कंपाउंड में कुछ ना कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाता है, कुछ ना कुछ सहसंयोजी गुण आ जाता है। तो किसी आयनिक कंपाउंड में, जैसे मान लीजिए कोई आयनिक कंपाउंड है, तो जैसे एक से ज़्यादा है, 2 या 3 है, तो आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन से आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा, किस आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा, तो इसके बारे में इन्होंने जानकारी दी थी। इन्होंने बताया था कि किसी भी आयनिक कंपाउंड में हम कोवेलेंट कैरेक्टर को कैसे देख सकते हैं, फजान सर ने। तो इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने किया, कैन बी यूज टू प्रिडिक्ट वेदर ए केमिकल बॉन्ड इज एक्सेप्टेड टू द प्रिडोमिनेटली आयनिक और कोवेलेंट, ठीक, and depend on the relative charges and size of the cation and anion. If two oppositely charged ions are brought together, the nature of the bond between them depends upon the effect of one ion on the other। यानी कहना क्या चाह रहे हैं, कहना चाह रहे इन्होंने बताया था कि किसी भी मॉलिक्यूल का आयनिक होना या कोवेलेंट होना डिपेंड करता है किस पे, किसी भी मॉलिक्यूल का आयनिक होना या कोवेलेंट होना डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है बच्चों, डिपेंड करता है कैटायन के चार्ज पर और कैटायन के साइज पर, या एनायन के चार्ज पर या एनायन के साइज पर। यानी चार्ज एंड साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन। कि फजान सर ने क्या कहा था, फजान सर ने कहा था कि किसी भी मॉलिक्यूल का, किसी भी मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड बन रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है या आयनिक बॉन्ड बन रहा है, तो वह कोवेलेंट होगा या आयनिक होगा, या कुछ परसेंट आयनिक होगा कुछ परसेंट कोवेलेंट होगा। यह डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, जो मॉलिक्यूल बना है उस मॉलिक्यूल में उपस्थित कैटायन या एनायन, सॉरी कैटायन और एनायन, कैटायन और एनायन के साइज और चार्ज पर। कैटायन होगा तो उस पर कुछ चार्ज होगा, कैटायन है तो उसका कुछ साइज भी होगा, एनायन है तो उसका भी कुछ चार्ज होगा, एनायन है तो उसका भी कुछ साइज होगा। तो जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है या आयनिक बॉन्ड होता है वो उनके चार्ज या एनायन, चार्ज या साइज पे क्या करता है, डिपेंड करता है, कैटायन और एनायन के। यदि दो
अपोजिटिवली चार्ज, यानी दो अपोजिट चार्ज वाले आयंस एक दूसरे के करीब आते हैं, द नेचर ऑफ द बॉन्ड बिटवीन देम डिपेंड्स अपॉन द इफेक्ट ऑफ वन आयन ऑन द अदर। दो अपोजिट चार्ज वाले, ये क्या कह रहा है कि इफ टू अपोजिटिव चार्ज आयंस आर ब्रॉट टुगेदर द नेचर ऑफ द बॉन्ड बिटवीन देम डिपेंड ऑन द इफेक्ट ऑफ वन आयन ऑन द अदर। ये बोल रहा है कि अगर हम देखें कि दो विपरीत चार्ज वाले, दो विपरीत चार्ज वाले यानी एक कैटायन और एक एनायन, एक धनायन और एक ऋणायन वाले चार्ज वाले जब एक दूसरे के करीब आते हैं तो करीब आने पर उनके बीच में जो बॉन्डिंग होगी, वो जो बॉन्ड बनेगा, वो उनके बॉन्ड का नेचर कैसा होगा, प्रकृति कैसा होगा, ये डिपेंड करता है एक एनायन का दूसरे कैटायन से जुड़ाव पर, कि एक कैटायन एक एनायन से क्या हो रहा है, कैसे अप्रोच कर रहा है, कितना जुड़ रहे हैं, उस इफेक्टिव होता है। देखिए आगे चलते हैं। इसमें जैसे देखिए अगर सेम परमाणु, सेम एटम अगर अप्रोच कर रहे हैं, एक ही होमो एटॉमिक हो रहे हैं, जैसे जो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है उसमें अगर एटम हमारे एक जैसे हैं, जितनी विद्युत ऋणात्मकता पहले की है उतनी ही दूसरे की है, जितनी साइज पहले वाले की है उतना ही साइज दूसरे का है, यानी पहले का चार्ज जितना है उतना ही चार्ज दूसरे का भी है, जितना साइज पहले वाले का है उतना ही साइज दूसरे वाले का भी है। तो उस तरह का जब एटम आपस में अप्रोच करके जुड़ते हैं तो वो जो मॉलिक्यूल बनता है वो कैसा होता है, नॉन पोलर कोवेलेंट होता है। वो कैसा होता है, नॉन पोलर कोवेलेंट होता है। ठीक है, तो नॉन पोलर कोवेलेंट होता है। इसमें क्या बनेगा आपका, नॉन पोलर कोवेलेंट, यहाँ पे कोई भी पोलैरिटी नहीं होगी, ये प्योर कोवेलेंट होगा। ठीक, या कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में हम लोगों ने देखे थे, कोवेलेंट बॉन्ड कितने प्रकार के थे, एक 100% कोवेलेंट था और एक 100% कोवेलेंट नहीं था ना। जब होमो एटॉमिक होते हैं, होमो एक जैसे वाले एटम वाले होते हैं, 100% कोवेलेंट बन रहा था। तो यहाँ जो नॉन पोलर कोवेलेंट होगा वो कैसे होगा, होमो एटॉमिक। जैसे कोई भी ले लीजिए आप, F2 ले लीजिए, F2 फ्लोरीन एटम है, एक फ्लोरीन एटम दूसरे फ्लोरीन एटम की तरह ही है, एक फ्लोरीन एटम क्या है, दूसरे फ्लोरीन एटम की तरह है, जितना इसकी विद्युत ऋणात्मकता है उतनी ही दूसरे की है, यानी जितना चार्ज इसका है उतना ही चार्ज इसका है, जितनी साइज इसकी होगी उतनी ही साइज इसकी होगी। अब इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा होगा, प्योर 100% कोवेलेंट। और तो ऐसे बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, नॉन पोलर कोवेलेंट। दूसरा होता है पोलर कोवेलेंट। अब ये पोलर कोवेलेंट क्या है बच्चों, पोलर कोवेलेंट में देखिए एक एटम ऐसा है जिसके ऊपर प्लस चार्ज हो और दूसरा एटम ऐसा है जिसके ऊपर क्या हो, निगेटिव चार्ज हो, या एक हमारा जो स्पीसीज आ रहा है वो क्या हो, साइज में अंतर हो, इनके साइज में क्या हो, अंतर हो। देखिए यहाँ पे छोटी साइज का है और ये क्या है, बड़ी साइज का है, तो इनके साइज में अंतर हो, इनके चार्ज में अंतर हो, तब यहाँ पे जो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा वो कैसा बनेगा, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे HCl, H2O, H2O में देखिए ये वाटर मॉलिक्यूल है, इस वाटर मॉलिक्यूल में भी इनके बीच में विद्युत ऋणात्मकता का क्या होता है, डिफरेंस होता है। जब विद्युत ऋणात्मकता का डिफरेंस होगा तो ये माइनस होगा, ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे भी ये क्या है, 100% कोवेलेंट नहीं है, ये प्योर कोवेलेंट नहीं है। यहाँ पे क्या है, ये प्योर कोवेलेंट है। तो प्योर कोवेलेंट जो होते हैं उसको नॉन पोलर कोवेलेंट बोलते हैं, और जो प्योर कोवेलेंट नहीं होते उसको क्या बोलते हैं, पोलर कोवेलेंट बोलते हैं, यानी ध्रुवीय कोवेलेंट, ध्रुवीय सहसंयोजी ऐसे कंपाउंड। और एक तीसरे प्रकार का कंपाउंड होता है जो आयनिक होता है, यानी इसमें कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनेगा, इसमें क्या होगा, एक धनायन और एक ऋणायन, प्योर धनायन और प्योर ऋणायन क्या करेंगे, एक दूसरे से अप्रोच करेंगे और मॉलिक्यूल का निर्माण करेंगे। जैसे NaCl, LiCl। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक धनायन होता है और एक ऋणायन होता है, एक धनायन होता है और एक ऋणायन होता है। तो इस तरह के कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, आयनिक बोलते हैं। इसमें एक प्योर ऋणायन और एक प्योर धनायन आपस में क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। एक प्योर कैटायन प्योर एनायन आपस में इंटरेक्ट करके मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं, उसे हम बोलते हैं आयनिक। इसमें हल्का हल्का इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की वजह से हल्का सा आ जाए तो ना पोलर, और जिसमें बिल्कुल ना आए, जिसमें विद्युत ऋणात्मकताओं का कोई अंतर ना हो, साइज का कोई अंतर ना हो, क्या कहलाते हैं, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। आगे चलते हैं। आगे देखिए फजान्स रूल फॉर प्रेडिक्टिंग वेदर ए बॉन्ड इज प्रेडोमिनेटली कोवेलेंट और आयनिक। फजान्स रूल के अनुसार कोई भी कंपाउंड आयनिक कब होगा और कोई भी कंपाउंड प्योर कोवेलेंट कब होगा, इसके बारे में बात की गई है। कोवेलेंट बॉन्ड बनने के लिए क्या होना चाहिए, जो कैटायन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। कैटायन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। ठीक, कैटायन हमारा क्या होना चाहिए, स्मॉल साइज। और स्मॉल साइज कितना, 100 पिकोमीटर से छोटा, 100 पिकोमीटर से क्या होना चाहिए, छोटा। पिकोमीटर, एक पिकोमीटर में हम एटम का रेडियस निकालते हैं, एक पिकोमीटर बराबर 10⁻⁻12 मीटर होता है। ठीक है, पिकोमीटर। तो अगर 100 पिकोमीटर से छोटे साइज वाले कैटायन हैं, कोवेलेंट बॉन्ड, तब कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे।
और जो हमारे एनायन होने चाहिए उनकी साइज लार्ज होनी चाहिए और उनका चार्ज क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। एनायन की साइज बड़ी होनी चाहिए, एनायन का चार्ज ज़्यादा होना चाहिए, और जो कैटायन है उसकी साइज कितनी होनी चाहिए, 100 पिकोमीटर से छोटी होनी चाहिए। और आयनिक बनने के लिए जो हमारे कैटायन हैं, जो आयनिक बनने के लिए जो हमारा कैटायन होता है उसकी साइज कितनी होनी चाहिए, 100 पिकोमीटर से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर कैटायन की साइज 100 पिकोमीटर से ज़्यादा होगा और चार्ज जो एनायन है उसका चार्ज कम हो, उसका साइज भी कम हो और उसका चार्ज भी कम हो, तब वहाँ पे क्या होते हैं, आयनिक कंपाउंड बनते हैं। जैसे देखिए अब आगे क्या है, आगे लिखा है although the bond in the compound like x plus y minus may be considered to be 100% ionic, it will always have some degree of covalent character। देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा है कि कह रहा है कि ऐसा तो हम मान के चलते हैं although the bond in the compound like x plus y minus may be considered to be 100% ionic, ऐसा हम मान के चलते हैं कि अगर कंपाउंड इस तरह का बन रहा हो x प्लस और y माइनस, यानी ऐसा कंपाउंड बन रहा हो जिसमें एक धनायन हो और एक ऋणायन हो ना, जैसे कि कोई भी आप ले लीजिए, BeCl2 ले लीजिए, BaCl2, BeCl2, BaCl2 कुछ भी, जैसे BaCl2 आपने ले लिया। अब इसमें क्या है, BaCl2 में ये देखा जाए तो ये जो है एक प्लस वाला है तो इसको हम x प्लस कह लेते हैं, और ये Cl2 है, ये 2 Cl निकलेगा यहाँ से, तो ये किस रूप में है, माइनस के रूप में, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, y माइनस के रूप में। तो x प्लस और y माइनस के रूप में, तो ये हमारा जो कंपाउंड है BaCl2 ये क्या है, x प्लस y माइनस के। अगर हम मान देखें तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि ये क्या होगा, 100% आयनिक। लेकिन कभी भी कोई भी बॉन्ड आयनिक कंपाउंड 100% आयनिक नहीं होता। ध्यान से सुनिएगा, 100 कोई भी कंपाउंड 100% आयनिक नहीं होता। एक कोवेलेंट कंपाउंड 100% कोवेलेंट हो सकता है, और लेकिन एक आयनिक कंपाउंड 100% आयनिक नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ, उसमें इट ऑलवेज हैव सम डिग्री ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर। कोई भी कंपाउंड है अगर आयनिक है तो उसमें कुछ ना कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर जरूर आएगा, और इसी के बारे में फजान सर ने बताया था। देखिए, when two oppositively charged ions x plus and y minus approach each other, जब दो अपोजिटिवली चार्ज वाले कैटायन और यानी कैटायन और एनायन, दो अपोजिट चार्ज वाले एक कैटायन और एक एनायन जब एक दूसरे से अप्रोच करते हैं, अप्रोच करके बॉन्ड फॉर्मेशन करना चाहते हैं, तब जो बॉन्डिंग होती है वो आयनिक बॉन्डिंग होती है। यानी when two positively charged x plus and y minus approach each other, the cations attract electrons in the outermost shell of the anion but the repels the positively charged nucleus. This result in the distortion formation of the polarization of the anion। देखिए बच्चों ये क्या कह रहा है, बहुत बड़ी बात है। ये क्या कह रहा है कि जब दो, एक कैटायन और एक ऋणायन, जब एक, जैसे देखिए सपोज करिए हमारे पास एक प्लस चार्ज है, सपोज करिए हमारे पास माइनस चार्ज है। अब ये इन दोनों को एक दूसरे से अप्रोच करना है, एक दूसरे से जुड़ना है। ये जैसे मान लीजिए हमारे पास ये Na प्लस है और सपोज करिए ये क्या है, Cl माइनस है। अब इनको आपस में जुड़ के बॉन्ड बनाना है, मॉलिक्यूल बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, जब ये एक दूसरे के करीब जाते हैं, एक दूसरे से अप्रोच करते हैं ना, ये x प्लस एंड वाई अप्रोच ईच अदर, कैटायंस अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। अब देखोगे होगा क्या, ये जो हमारे पॉजिटिव चार्ज हैं ये इनके, जैसे ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, जैसे Cl माइनस है नेगेटिव, तो इस Cl माइनस के, ये नेगेटिव चार्ज है, Cl माइनस है, तो Cl माइनस है तो Cl माइनस का एक न्यूक्लियस होगा, जैसे बीच में इसके न्यूक्लियस होगा, ठीक। अब इस बीच में न्यूक्लियस होगा तो इस न्यूक्लियस में, ये न्यूक्लियस का चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव, और इसके सराउंड में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव। अब ये जब प्लस है, ये प्लस वाला जैसे इसके करीब जाएगा तो क्या करेगा, ये प्लस वाला इसके इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा, क्योंकि ये प्लस है और इसके अगल बगल क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉनों को ये अपनी तरफ पुल करेगा, खींचेगा, और साथ ही साथ ये जो न्यूक्लियस है इस न्यूक्लियस को क्या करेगा, दूर भी भगाएगा। यानी ये जो प्लस वाला है इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच के इंटरेक्ट करके जोड़ने की कोशिश करेगा, और साथ ही साथ ये न्यूक्लियस जो प्लस है इस प्लस वाले को दूर भगा के, रिपेल करके दूर भगाने की भी कोशिश करेगा। उसमें जो डोमिनेट करेंगे, अगर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा तो जुड़ जाएंगे, अगर रिपल्सन फोर्स ज्यादा होगा तो नहीं जुड़ेंगे। तो अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा तब NaCl का निर्माण होगा, ठीक है। देखिए अच्छा, इतनी बात हो गई। अब जो प्लस है, ये प्लस, ये जो Na प्लस है, ये प्लस जब इनसे जुड़ता है तो कौन से इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचता है, इनके जो वैलेंस सेल, यानी इस न्यूक्लियस से, हम लोग जानते हैं कि न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के बाहर कोष होते हैं, ढेर सारे कोष होते हैं, तो इन ढेर सारे कोषों में जो सबसे लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं वही इंटरेक्ट होते हैं, वही इंटरेक्ट होके बॉन्डिंग करने का
प्रयास करते हैं। अब ये प्लस वाला जो कटायन है वो क्या करेगा, इस बॉन्ड इस ऑर्बिटल के लास्ट सेल में, बैलेंस सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करके बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा। ठीक है, जब ऐसी बात होगी तब क्या होगा, जब ये कैटायन है, जब इनके इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा, इस न्यूक्लियस को दूर भगाएगा, तो इनका जो शेप है, जो शेप, ये जो शेप दिख रहा है गोला, स्फेरिकल शेप दिख रहा है, यह स्फेरिकल शेप क्या होगा, थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा, जिसको बोलते हैं डिस्टॉर्ट होना, डिस्टॉर्शन होगा उसमें। ठीक है, यानी एक कैटायन, क्या सीखा हमने, एक सीखा कि एक कैटायन जब एक रेडायन के पास, एक कैटायन एक एनायन के पास जब आता है, अप्रोच करता है, तब क्या होता है कि एक प्लस है कैटायन हमारा और एक निगेटिव है एनायन है, इनके पास भी न्यूक्लियस है। यहां से न्यूक्लियस पे क्या लग रहा है, रिपल्सन, रिपल्सन फोर्स, और इनके जो बाय कोष में इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन है, ये नाभिक न्यूक्लियस, इस पे क्या लगा रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी लग रहा है और साथ ही साथ फोर्स ऑफ रिपल्सन भी लग रहा है, रिपल्सन फोर्स भी लग रहा है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी लग रहा है। जब दोनों फोर्स एक साथ उस पर काम करेंगे तो ये जो माइनस वाला है उसका शेप क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक, तो उसमें क्या हो जाता है, डिस्टॉर्शन हो जाता है। तो डीफॉर्मेशन ऑफ द पोलराइजेशन ऑफ द आयन, तो जो हमारे एनायन होते हैं वो डीपोलराइज्ड होने लगते हैं। इफ द डिग्री ऑफ पोलराइजेशन इज क्वाइट स्मॉल, अगर डिग्री ऑफ पोलराइजेशन जो है क्वाइट स्मॉल है तो आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म, तो वहां पे क्या होगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा। व्हाइल इफ द डिग्री ऑफ पोलराइजेशन इज लार्ज तो कोवेलेंट बॉन्ड रिजल्ट। यानी यहाँ पे जो डिफॉर्मेशन हो रहा है, जैसे मान लीजिए ये हमारा एनायन है, इसका जो शेप है अगर वो थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हुआ, अगर थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हुआ, थोड़ा स्मॉल चेंज आया, स्मॉल चेंज आया तो क्या बनाएगा, आयनिक, स्मॉल चेंज आएगा तो क्या बनाएगा, आयनिक। अगर अगर बड़ा ज्यादा डिस्टरबेंस आया, मतलब इनके बीच, इनके फोर्स ऑफ रिपल्सन और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से अगर डिस्टॉर्शन ज्यादा हो गया, यानी शेप में ज्यादा डिस्टरबेंस आया, इसका जो शेप है वो ज्यादा डिस्टर्ब हो गया, तब वहां पे कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन होने लगता है, कोवेलेंट, तो वहां पे कोवेलेंट बॉन्ड आ जाता है। अब इसके बारे में हम लोग पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजिंग पावर और पोलराइजेबिलिटी में डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए, अगर हमको फजान्स रूल समझना है, टू अंडरस्टैंड द फजान्स रूल लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड फ्यू टर्म्स। अगर हमको फजान्स रूल समझना है, अगर हम यह समझना चाहते हैं कि एक आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर कैसे आ रहा है, एक कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बन जा रहा है तो आयनिक कंपाउंड लेकिन उसमें कुछ ना कुछ कोवेलेंट का गुण भी है, तो ये कैसे आ रहा है, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें कुछ टर्म्स को जानना पड़ेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, पोलराइजिंग पावर और पोलराइजेबिलिटी। अब ये पोलराइजिंग पावर क्या है और पोलराइजेबिलिटी क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। देखिए, पोलराइजिंग पावर क्या है, वर्ड से ही क्लियर हो रहा है, पोलराइज्ड, पोलराइजिंग, पोलराइजिंग वर्ड यानी पोलर, पोलर वर्ड से आया है पोलराइजिंग पावर। तो पोलराइजिंग पावर क्या है, पोलराइजिंग पावर का मतलब होता है किसी को पोल बना देना। हाँ, पोल, पोल यानी जैसे पोल किसे बोलते हैं मॉलिक्यूल्स में, जैसे अगर हमारे पास कुछ है इस तरह से, एक ध्रुव हमारा पॉजिटिव हो जाए और एक ध्रुव हमारा क्या हो जाए, निगेटिव हो जाए, तो इसे हम क्या बोलते हैं, पोल, क्या बोलते हैं, पोल। ठीक है, एक ध्रुव हमारा, एक सिरा हमारा पॉजिटिव हो जाए, एक सिरा हमारा नेगेटिव हो जाए, तो उसे क्या बोलते हैं, पोल। ये हमारा पोल कहलाता है। तो पोल बना देना किसी भी कैटायन के द्वारा, पोलराइजिंग पावर क्या कहलाता है, पोलराइजिंग पावर कहलाता है एक्सटेंड टू व्हिच ए कैटायन कैन पोलराइज एन एनायन। अगर कोई भी कैटायन किसी एनायन को पोलराइज कर दे तो इस पावर को हम क्या बोलते हैं, पोलराइजिंग पावर। ध्यान से सुनिएगा क्या बोले, अगर एक कैटायन किसी एनायन को क्या कर दे, पोलराइज कर दे, तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, पोलराइजिंग पावर। या इट इज प्रोपोर्शनल टू द चार्ज डेंसिटी। अब ये क्या होता है, चार्ज डेंसिटी के प्रोपोर्शनल होता है। द चार्ज डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ द चार्ज वॉल्यूम, द पोलराइजिंग पावर प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी, द मोर द चार्ज डेंसिटी ग्रेटर इज द पोलराइजिंग पावर। देखो बच्चों, अब इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, इसको भी पढ़ लेते हैं, इसको भी। द पोलराइजेबिलिटी, इट इज द एक्सटेंट टू व्हिच एन आयन कैन बी पोलराइज्ड, इट कैन आल्सो बी कॉल्ड द EAS with which an ion can be polarized. Polarization is the distortion of spherical symmetric electron cloud. अब इन दोनों को एक साथ पढ़ेंगे, ये क्या है, ये किसकी बात कर रहा है। ठीक, देखिए समझते हैं। सपोज करो कि हमारे पास एक कैटायन है जिसकी साइज छोटी सी है, छोटा सा कैटायन है, और हमारे पास एक बड़ा सा एनायन है, सपोज करो ऐसे एनायन है। तो इस एनायन का अपना एक न्यूक्लियस होगा और इसके आसपास ढेर सारे क्या होंगे बच्चों, इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, ढेर सारे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे।
तो जैसे ही ये कैटायन इनके पास आने लगे, देखो न्यूक्लियस भी क्या होता है, बहुत छोटी साइज का होता है, और हमने जो कैटायन लिया है वो भी क्या लिया है, बहुत छोटा साइज का लिया है। जैसे ही ये एक दूसरे के करीब आएंगे तब क्या होगा, करीब आने पर ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है उस न्यूक्लियस के अबाउट हैं, वो जैसे ही ये यहाँ इसके करीब आएगा, सपोज करिए इतना करीब आ जाए कि ये जो हमारा न्यूक्लियस है कुछ ऐसे हो जाए, कुछ ज्यादा करीब आ जाए, ठीक, इसका न्यूक्लियस है और ये इसके पास अगल बगल क्या है, इलेक्ट्रॉन, जब ज्यादा करीब आ जाएगा ये इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसा है, निगेटिव चार्ज वाले, जो न्यूक्लियस है वो कैसा है, पॉजिटिव चार्ज वाले। तो इलेक्ट्रॉन के पास जब ये न्यूक्लियस आ जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन भी इस न्यूक्लियस की तरफ क्या होने लगेंगे, अप्रोच, अट्रैक्ट होने लगेंगे। इलेक्ट्रॉन को उससे बिल्कुल मतलब नहीं है कि ये मेरा न्यूक्लियस है हम इसी के साथ रहेंगे, इलेक्ट्रॉन को उससे मतलब नहीं है, इलेक्ट्रॉन को इससे मतलब है कि जो पॉजिटिव होगा हम उसके पास रहेंगे। अब ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसकी तरफ भी अट्रैक्ट होगा, इसकी तरफ भी क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। तो जो इसका शेप है, जो इसका शेप है गोलाकार, और ये जो हमने बनाया है न्यूक्लियस को इस तरह से, जैसे ही इसके करीब जाएगा तो जो इसका शेप है वो बदलने लगेगा। कैसे बदलेगा, थोड़े थोड़े जो इसके इलेक्ट्रॉन के घनत्व हैं, जो ये हमारे इलेक्ट्रॉन हैं, ये इलेक्ट्रॉन घनत्व इनके क्या होंगे, करीब न्यूक्लियस की तरफ, इस वाले पॉजिटिव आयन की तरफ भी अट्रैक्ट होने लगेंगे। तो थोड़ा थोड़ा इसका जो शेप होगा वो क्या होगा, डिफॉर्म होना शुरू हो जाएगा, यानी वो कुछ इस तरीके का दिखने लगेगा। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, एक तरफ इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, इलेक्ट्रॉन घनत्व होगा, भागने लगेगा इधर की तरफ इसका जो न्यूक्लियस, और साथ ही साथ क्या होगा, ये न्यूक्लियस इस न्यूक्लियस को क्या करेगा, रिपेल करके दूर भगाएगा। तो जिसके न्यूक्लियस होंगे थोड़ा दूर भागेंगे और जिनके इलेक्ट्रॉन है साझेदारी वाले इसकी की तरफ आने लगेंगे। तब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये देखें कि एक एटम है जिसका एक नाभिक है, एक एटम है जिसका एक एटम ये है, एक एटम ये है, और ये क्या है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। लेविस थ्योरी में हम लोगों ने पढ़ा है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में भी पढ़ा है, क्या पढ़ा है, जैसे हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम है, यहाँ पे ये हाइड्रोजन एटम है, इसका न्यूक्लियस होगा, ये हाइड्रोजन एटम है, इसका न्यूक्लियस होगा, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसका, और ये दोनों के हो गए, यानी साझेदारी हो गई। कुछ वैसा ही यहाँ भी दिख रहा है, एक प्लस चार्ज यहाँ है, एक प्लस चार्ज यहाँ है, और ये इलेक्ट्रॉन इनके क्या है, बीच में है, तो हम कह सकते हैं क्या हुआ है, साझा। क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हो गए हैं, इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हो गए। कंपाउंड क्या था, एक प्लस और एक क्या है, माइनस, एक प्लस और एक माइनस मिलके क्या बनाते हैं, आयनिक कंपाउंड। जबकि इस प्लस, जब ये प्लस इस माइनस के पास अगर आप देखें, अगर यूं कहें तो हम यही कहेंगे ना कि एक प्लस और एक माइनस मिलके क्या बनाते हैं, आयनिक कंपाउंड। लेकिन देखें तो यहाँ क्या हो रहा है कि एक प्लस चार्ज जिसकी छोटी साइज है, जब छोटी साइज होगी तो काफी करीब पहुंच जाएगा, काफी जब करीब पहुंचेगा तो ये इलेक्ट्रॉन होंगे, इनका इलेक्ट्रॉन का इस नाभिक के अगल बगल जो इलेक्ट्रॉन का घनत्व है, ये इलेक्ट्रॉन का घनत्व डिस्टर्ब होगा, इलेक्ट्रॉन का घनत्व डिस्टर्ब होकर क्या होगा, इस न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होने लगेंगे। जब ज्यादा अट्रैक्ट होने लगेंगे तो ये देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये जो इलेक्ट्रॉन है इन दोनों न्यूक्लियस के बीच में आ गए। जब बीच में आ गए तो इसको बोलेंगे शेयर्ड, और जहां इलेक्ट्रॉन शेयर्ड होते हैं वहां क्या आ जाता है, कोवेलेंट। वहां क्या होता है बच्चों, कोवेलेंट। ठीक है, यानी है तो आयनिक कंपाउंड लेकिन उसमें कुछ ना कुछ शेयरिंग का भी कैरेक्टर आ रहा है। ये पूरी तरह से नहीं हो जाएंगे, पूरी तरह के सारे, ये नहीं है कि सारे इलेक्ट्रॉन ही बीच में आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। कुछ इलेक्ट्रॉन घनत्व इसकी तरफ भी अट्रैक्ट होंगे। जब इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे तो जितना अच्छा अट्रैक्ट होंगे, जितना ज्यादा अट्रैक्ट होंगे उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा, जितना कम अट्रैक्ट होंगे उतना कम कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा। ठीक है, तो हम ये यूं कह सकते हैं कि यहाँ पे भी कोवेलेंट कैरेक्टर आता है। कुछ आयनिक कंपाउंड होंगे जिसमें बहुत ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाएगा, कुछ आयनिक कंपाउंड होंगे जिसमें कुछ कम कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा। ठीक बच्चों, तो इसको हम बोलते हैं पोलराइजिंग पावर एंड पोलराइजेबिलिटी। तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं पोलराइजेबिलिटी। अब ये पोलराइजेबल हो गया, देखें तो था क्या, एक स्फेयर जिसमें एक नाभिक था, इस नाभिक के चारों तरफ क्या थे, इलेक्ट्रॉन थे, ढेर सारे इलेक्ट्रॉन पड़े हुए थे और इलेक्ट्रॉन का घनत्व था। लेकिन अगर देखा जाए एक दूसरे के आने की वजह से अगर देखा जाए तो यहाँ क्या हो गया, एक तरफ न्यूक्लियस चला गया, एक तरफ कुछ धीरे धीरे कुछ न्यूक्लियस एक तरफ शिफ्ट हो गया और कुछ इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, एक तरफ आ गए। तो ये सिरा देखा जाए तो ये सिरा कैसा हो गया, नेगेटिव, और ये सिरा कैसा हो गया, पॉजिटिव। और किसी भी जगह पे एक सिरा अगर पॉजिटिव हो और एक सिरा नेगेटिव हो तो उसे क्या बोलते हैं, डाइपोल। तो यही है पोलराइजेबिलिटी, इसको बोलते हैं पोलराइजेबिलिटी। ठीक है, और ये हुआ किसकी वजह से, कैटायन की वजह से। तो कैटायन क्या करता है, पोलराइजेशन करता है, ध्रुवण करता है। पोलराइजेबिलिटी उत्पन्न करने का जो मुख्य कारण है वो कौन है, कैटायन। कैटायन हमेशा पोलराइजेबिलिटी को उत्पन्न करता है, और जहां पे भी पोलराइजेबिलिटी होती है वहां पे कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाता है। ठीक, चलिए देखिए, अब इसको देखिए, यहाँ क्या है,
इट इज द एक्सटेंट टू विच ए कैटायन कैन पोलराइज एन एनायन। क्या कह रहा है कि कैटायन किसको पोलराइज करता है? एनायन को। इट इज प्रोपोर्शनल टू द चार्ज डेंसिटी। और किसी भी कैटायन के द्वारा एनायन को पोलराइज करना किस पे डिपेंड करता है? चार्ज डेंसिटी पे। चार्ज डेंसिटी पे। किसके चार्ज डेंसिटी पे? एनायन के। एनायन के पास जितना अच्छा क्लाउड होगा, एनायन के पास, जैसे ये हमारा एनायन है, सपोज करिए एनायन, अब इस एनायन के पास ढेर सारे, जितना अच्छा क्लाउड होगा, जितने अच्छे इलेक्ट्रॉन होंगे, खूब ढेर सारे इलेक्ट्रॉन घनत्व होंगे, वो उतना अच्छा क्या होगा? पोलराइज होगा। तो हमारा जो पोलराइजेशन है वो किसके प्रोपोर्शनल है? चार्ज डेंसिटी के। तो ये लिखा गया था चार्ज डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ चार्ज पे। चार्ज डेंसिटी है क्या? चार्ज डेंसिटी द रेशियो ऑफ चार्ज वॉल्यूम ना। इस आयतन के आसपास, इसके अगल बगल जो भी आयतन है, जैसे हमारा न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के एनायन का न्यूक्लियस, उसके अगल बगल जो भी इन्वायरमेंट में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उस वॉल्यूम में, वही क्या कहलाते हैं? चार्ज डेंसिटी कहलाते हैं। पोलराइजिंग पावर प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी। जो हमारा पोलराइजिंग पावर है बच्चों, पोलराइजिंग पावर वो किसके प्रोपोर्शनल है? चार्ज डेंसिटी के। मोर द चार्ज डेंसिटी ग्रेटर इज द पोलराइजिंग पावर ऑफ द कैटायन। समझ में आया कि अगर हमारा एनायन का चार्ज डेंसिटी क्या हो? बहुत अच्छा हो। जितना अच्छा चार्ज डेंसिटी होगा वो क्या होगा? उतना ही अच्छा पोलराइज्ड होगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, इट इज द एक्सटेंट टू विच आयन कैन बी पोलराइज्ड। इट कैन आल्सो बी कॉल्ड द ईएस विथ विच एन आयन कैन बी पोलराइज्ड। पोलराइजेशन इज द डिस्टॉर्शन ऑफ द स्फेरिकल। देखो क्या लिखा है? पोलराइजेशन इज द डिस्टॉर्शन ऑफ द स्फेरिकली सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड टू एन अनसिमेट्रिकल क्लाउड। क्या बोल रहा है कि हमारा जो एनायन था क्या? वो तो स्फेरिकल शेप में था, सिमेट्रिकल था, चारों तरफ से एक जैसा था। लेकिन एक कैटायन के आ जाने की वजह से इसका शेप क्या हो गया? डिस्टर्ब हो गया। इसका जो शेप है कैटायन के आ जाने की वजह से क्या हो गया? डिस्टर्ब हो गया। अब शेप हमारा कैसा हो गया? कुछ ऐसा हो गया डिस्टर्ब होके ना। एक तरफ इलेक्ट्रॉन होने लगे और एक तरफ न्यूक्लियस होने लगा, तो ये डिस्टर्ब हो गया, तो ये अनसिमेट्रिकल हो गया। ये शेप क्या हो गई? अनसिमेट्रिकल हो गई। तो पोलराइजेबिलिटी क्या है? पोलराइजेबिलिटी को हम क्या बोलेंगे कि एक सिमेट्रिकल एनायन का अनसिमेट्रिकल एनायन में कन्वर्ट हो जाना किसकी वजह से? कैटायन की वजह से क्या कहलाता है? पोलराइजेबिलिटी कहलाता है। ठीक, पोलराइजिंग पावर किसे बोलेंगे? पोलराइजिंग पावर किसी एक कैटायन के द्वारा एनायन को पोलराइज कर देना। किसी एक कैटायन के द्वारा एनायन को पोलराइज करना, उसका क्या कहलाता है? पोलराइजिंग पावर कहलाता है। और ये पोलराइजिंग पावर किस पे डिपेंड करती है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे। कैटायन के भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे डिपेंड करेगी। एनायन के भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, कैटायन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, सॉरी, एनायन के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितना अच्छा होगा उतना अच्छा पोलराइज होगा। चलिए आगे चलते हैं। पोस्टुलेट्स ऑफ फजांस रूल। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया? चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं। हमने क्या सीखा? हमने पोलराइजिंग पावर में देखा कि एक छोटा सा न्यूक्लियस एक बड़ा सा एनायन हो, तो ये हमारा जो पॉजिटिव है छोटा क्यों होना चाहिए? पॉजिटिव छोटा इसलिए होना चाहिए क्योंकि जितना छोटा पॉजिटिव होगा उतना ये करीब पहुंचेगा। क्योंकि देखिए, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसका भी एक न्यूक्लियस होगा, उसके भी कुछ कोष होंगे, उस कोष में उसके भी क्या होंगे? कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक, जितना छोटा साइज होगा, जैसे आपका Li+ हो गया या H+ की बात कर लीजिए आप, जितना छोटा साइज होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? कम होगी। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होगी। जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होगी, उसका छोटा साइज है तो उसका शेप कम हो गया, यानी ये जो कोष है बाहर वाले ये क्या होंगे? कम होंगे। जब बाहर वाले कम कोष होंगे तो न्यूक्लियस, जैसे एक ही कोष है, सपोज करिए एक ही कोष है, तो ये अब इसके पास जाना एक कोष वाले का, और अगर दो कोष हैं तो दो कोष है तो इसकी साइज क्या है? बड़ी है। अब दो कोष वाले का इस एनायन के करीब जाना, दोनों में अंतर है, कौन ज्यादा करीब जा पाएगा? छोटे साइज वाला। जब छोटा साइज वाला ज्यादा करीब जा पाएगा तो इनके जो इलेक्ट्रॉन है उनको क्या करेगा? ज्यादा पुल करेगा। जब ज्यादा पुल करेगा तो क्या होगा? ज्यादा पुल करेगा तो ज्यादा पोलराइजेशन होगा। तो कैटायन क्या होना चाहिए? इसकी साइज क्या होनी चाहिए? छोटी होनी चाहिए। जितना छोटी होगा उतना अच्छा। एनायन क्या होना चाहिए? इसका साइज क्या होना चाहिए? उतना ही, जितना बड़ा हो उतना क्लाउड होंगे। हमें क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन क्लाउड। अब इलेक्ट्रॉन क्लाउड किसका? एनायन का। अब एनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड बड़ा कब होगा? अगर हम छोटा सा एनायन ले लें, सपोज करिए एक छोटा सा एनायन ले लें, तो छोटे एनायन में कितने होंगे? कम इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन अगर यही एनायन हमारा बड़ा साइज का है, उसमें कई कोष हैं, ढेर सारे हैं, तो उसमें इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? ढेर सारे होंगे। तो उसके अगल बगल जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी संख्या ज्यादा होगी, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा होंगे। जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा होंगे तो वे पॉजिटिव कैटायन से आसानी से खींचे जा सकते हैं। जब खींचे जा सकते हैं तो वो क्या होंगे? आसानी से उसको पोलराइज कर सकता है। ठीक,
तो फजान्स रूल में इन्हीं सब चीजों को ध्यान दिया गया है। मतलब इसके जो रूल हैं उसमें कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे साइज ऑफ द आयन, आयन की साइज। अब आयन की साइज क्या समझ गए होंगे, आयन की साइज कैसी होनी चाहिए, जो कैटायन है उसका साइज छोटा हो और एनायन है उसकी साइज क्या हो, बड़ी हो, तो उतना अच्छा पोलराइजेशन। देखिए यहाँ क्या लिखा है, स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन, कैटायन की साइज कैसी होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। द लार्जर द साइज ऑफ द एनायन, एनायन की साइज कैसी होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। एंड ग्रेटर द कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ द आयनिक बॉन्ड, यानी कैटायन हमारा कैसा हो, छोटा हो, एनायन हमारा कैसा हो, बड़ा हो। कैटायन की साइज अगर छोटी हो, एनायन की साइज अगर बड़ी हो, तो जो कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, जाहिर सी बात है कैटायन छोटा सा है, एनायन हमारा बड़ा सा है, ज्यादा पोलराइजेशन होगा। जब ज्यादा पोलराइजेशन होगा तो भाई क्या होगा, जब ज्यादा पोलराइजेशन होगा तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इनके बीच में ज्यादा आ जाएगी। जब ज्यादा आ जाएगी तो इसी को तो हम बोलते हैं शेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन, और शेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कोवेलेंट कैरेक्टर। तो इसी बात को यहाँ कहा गया है कि स्मॉलर द साइज ऑफ द कैटायन, द लार्जर द साइज ऑफ द एनायन एंड द ग्रेटर द कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ द आयनिक कंपाउंड, यानी आयनिक कंपाउंड में क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा हो जाएगा। ठीक। दूसरी बात, द चार्ज ऑफ द कैटायन। अब देखो ये एक बात तो हो गई कि हमारा ये छोटा, अब छोटा ही हो, उस पर चार्ज ही ना हो या कम हो, तब भी कोई मतलब नहीं है। ये इलेक्ट्रॉनों को, इसके इलेक्ट्रॉनों को खींचने के लिए अपनी तरफ क्या होना चाहिए, इसकी साइज तो छोटी हो, अच्छी बात है, इसकी साइज छोटी हो, जब साइज छोटी होगी तो ज्यादा करीब पहुंचेगा। लेकिन अगर ऐसा कुछ कर दें कि साइज भी छोटी हो और इसका जो प्लस चार्ज है ये ज्यादा हो, ये प्लस चार्ज अगर बहुत ज्यादा हो जाए, जब प्लस चार्ज बहुत ज्यादा हो जाएगा तो वो इलेक्ट्रॉनों को क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ बहुत तेजी से पुल करेगा, बहुत तेजी से पुल करेगा, तो यहाँ क्या होंगे, शेयरिंग होगी। यानी ग्रेटर द चार्ज ऑफ द कैटायन, यानी कैटायन का चार्ज कैसा होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तब अगर कैटायन का चार्ज ज्यादा है तो हमारा कोवेलेंट कैरेक्टर भी क्या होगा, ज्यादा होगा आयनिक कंपाउंड में। आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होने के लिए हमने क्या क्या देखा, हमने आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होने के लिए हमने देखा कि जो साइज है उसकी कैटायन है उसका साइज क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। और कैटायन का साइज तो छोटा होना ही चाहिए। और क्या देखा, ग्रेटर द चार्ज ऑफ द कैटायन, यानी कैटायन का चार्ज कैसा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। एक बात एनायन के लिए देखे तो एनायन के लिए क्या देखा भाई, ये एनायन जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा क्लाउड होगा, जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा क्लाउड होगा, जब उतना ज्यादा क्लाउड होगा तब भी हमारा पोलराइजेशन अच्छा होगा। और क्या, अब साइज की बात करें तो एनायन जितना बड़ा होगा, जितना बड़ा होगा उतना ही अच्छा क्लाउड होगा। तो यानी हमारे एनायन की साइज क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। ठीक, एनायन की साइज क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए ना। एनायन की साइज भी हमारी क्या होनी चाहिए, बड़ी। जितना लार्ज साइज का हमारा एनायन होगा, जितना लार्ज साइज का हमारा एनायन होगा उतना ही अच्छा पोलराइजेशन होगा। तो दो बातें समझ में आई, साइज ऑफ द आयन, यानी साइज ऑफ द आयन में कैटायन के लिए देखें तो क्या देखेंगे, कैटायन का चार्ज हाई, चार्ज क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। साइज क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। कैटायन में चार्ज हाई होना चाहिए, साइज क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। एनायन, एनायन की अगर हम बात करें तो इसके साइज की अगर हम बात करें तो इसका साइज क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। और इसका जो चार्ज की बात करें तो चार्ज भी क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। चार्ज जितना अच्छा होगा उतना अच्छा पोलराइजेशन होगा। ठीक बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। एक फैक्टर और भी है। अब एक फैक्टर और कौन सा है, एक फैक्टर और है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, देखिए अगर सपोज करिए कि हमारा जो कैटायन है, कैटायंस विद द सेम चार्ज एंड साइज, अगर हमारे पास कैटायन ऐसे हो जाए, जैसे मान लीजिए आपको पास दो मॉलिक्यूल, दो कंपाउंड आपको कंपेयर करने के लिए दे दिया जाए, दो कंपाउंड आपको कंपेयर करने के लिए दे दिया जाए और कहा जाए बताइए इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, किसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। दो कंपाउंड देकर पूछा किसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, और कहीं देखें तो दोनों में चार्ज, जो दोनों कैटायन है उसका चार्ज सेम हो और दोनों कैटायन की साइज भी सेम हो, तब जब कैटायन की चार्ज भी सेम हो और साइज भी सेम हो तब हम क्या करते हैं कि ये खास तौर से ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला कॉन्सेप्ट है ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के लिए है। किसके लिए है, डी ब्लॉक। डी ब्लॉक यानी समझ रहे होंगे आप, ब्लॉक पढ़े होंगे 11th-12th में, तो उसमें आपने पढ़ा होगा पीरियोडिक टेबल देखा होगा, तो उसमें ब्लॉक होते हैं, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, या ब्लॉक, पी ब्लॉक। तो जो डी ब्लॉक होते हैं उसके लिए होता है। अगर उसमें से एक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है n-1 DN-NS0, यानी n-1 DN-NS0, NS में इलेक्ट्रॉन ना हो लेकिन डी में कुछ इलेक्ट्रॉन हो, और एक ऐसा हो जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो, NH2NP6, तो n-1 DN-NS0 वाला जो होता है ट्रांजिशन एलिमेंट वाला, जो
ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसका होता है बच्चों? ट्रांजिशन एलिमेंट का। ट्रांजिशन एलिमेंट किसे कहते हैं? जो डी ब्लॉक वाले होते हैं, वो जो एक से ज्यादा वेरिएबल बैलेंसी को शो करे, एक से ज्यादा संयोजकता जो दिखाते हैं, उसे हम ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। जैसे मैग्नीज हो गया, अब मैग्नीज का आप देखेंगे +2 से +7 तक होता है, तो वो ज्यादा वेरिएबल बैलेंसी वाले होते हैं, उसको ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। तो जो ट्रांजिशन एलिमेंट वाले हैं वो ज्यादा पोलराइजेबिलिटी को शो करते हैं। उसमें जो कोवेलेंट कैरेक्टर होता है वो ज्यादा, अगर कहीं ट्रांजिशन एलिमेंट है उपस्थित तो वो ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर को शो करते हैं, उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। जैसे मान लीजिए आपका एक कंपाउंड एल्कली या एल्कलाइन अर्थ मेटल, यानी एस ब्लॉक के पहले वर्ग और दूसरे वर्ग का कोई एलिमेंट हो, जैसे LiCl, या दूसरे वर्ग में आप ले लीजिए जैसे CaCl2, ये ले लीजिए, इनमें कोवेलेंट कैरेक्टर देख ले, और एक डी ब्लॉक का कोई उठा ले जैसे CuCl2 ले ले। अब इसमें जैसे LiCl और CuCl2 में आपसे पूछा जाए किसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा, कोवेलेंट कैरेक्टर किसमें ज्यादा होगा, तो आप बताएंगे CuCl2 में कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा हो, ये ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर दिखाते हैं। ठीक, तो ट्रांजिशन एलिमेंट वाले ज्यादा होते हैं। ठीक बच्चों, तो ये पोलराइजिंग पावर हो गया, और ये हो गया फजान्स पोस्टुलेट ऑफ फजान्स रूल। फजान्स रूल के ये पोस्टुलेट्स है, तीनों पोस्टुलेट हमने डिस्कस किया। अब आगे चलते हैं, इसके देखिए रूल्स हैं, एक्सप्रेशन ऑफ फजान्स। अब इसके जो रूल्स हैं उसको मैं समझने की कोशिश। द फर्स्ट रूल स्पीक्स अबाउट द पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन। जो पहला रूल है वो कैटायन के पोलराइजिंग पावर के बारे में बात करता है। जो पहला रूल है वो क्या कहता है? पोलराइजिंग पावर, कैटायन के पोलराइजिंग पावर के बारे में बात करता है। अगर कैटायन की साइज स्मॉलर हो, we can say that volume of the ion is less. If the volume is less, we can calculate that the charge density of the ion would be high. मान लीजिए अगर कैटायन का, हम पोलराइजिंग पावर की बात करें, हम देखना चाहते हैं कैटायन, तो उसका कैटायन का साइज अगर छोटा हो और हम कह रहे हैं कि जो आयन है उसका वॉल्यूम कम हो, तब वॉल्यूम का जो एनायन है उसका अगर वॉल्यूम कम है तो उसका डेंसिटी क्या होना चाहिए? ज़्यादा। मतलब कहने का मतलब कि अगर हम कोवेलेंट कैरेक्टर देखना चाह रहे हैं तो कैटायन की साइज अगर छोटी भी है और सपोज करिए एनायन की भी साइज छोटी है, तो उस पर इलेक्ट्रॉन काफ़ी होने चाहिए। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा तभी वो पोलराइजेशन आएगा उसमें। दूसरा है द सेकेंड रूल स्पीक्स अबाउट द पोलराइजेबिलिटी ऑफ द एनायन। दूसरा जो रूल है वो एनायन के पोलराइजेबिलिटी के बारे में बात करता है। पहला रूल किसके बारे में बात कर रहा है? कैटायन के पोलराइजेबिलिटी के बारे में बात कर रहा है। तो दूसरा रूल किसके बारे में बात कर रहा है? एनायन के पोलराइजेबिलिटी के बारे में बात कर रहा है। अब एनायन का पोलराइजेबिलिटी कब होगा? एनायन का पोलराइजेबिलिटी देखिए, एनायन का पोलराइजेबिलिटी अच्छा तब होगा जब एनायन की साइज क्या हो? बड़ी हो। हम लोगों ने देखा कि एनायन जितना अच्छा बड़ा हो साइज का होगा उतना अच्छा क्लाउड होगा। एनायन का चार्ज जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा पोलराइजेशन होगा। तो पहला रूल जो हमें बात करता है वो किसके बारे में बात कर रहा है? पहला रूल बात कर रहा है कैटायन के पोलराइजेशन के पावर के बारे में। दूसरा रूल किसके बारे में बात कर रहा है? एनायन के पोलराइजेशन के पावर के बारे में। तो कैटायन की क्या क्या चीजें होनी चाहिए? कैटायन का स्मॉल साइज होना चाहिए, साइज स्मॉल होना चाहिए, और उसका वॉल्यूम लेस होना चाहिए। ठीक है, वॉल्यूम लेस होना चाहिए। और चार्ज डेंसिटी क्या होनी चाहिए? हाई। चार्ज डेंसिटी हाई मतलब जो धनायन है हमारे कैटायन है उस पर जितना अच्छा पॉजिटिव चार्ज हो उतना अच्छा पोलराइजेशन करेंगे। जो कैटायन जितना अच्छा पॉजिटिव चार्ज वाले होंगे, जितनी छोटी साइज वाले होंगे, उतना अच्छा पोलराइजेशन करेंगे। उसके कंपेयर में अगर हम एनायन की बात करें तो एनायन क्या होना चाहिए? लार्जर साइज का एनायन होना चाहिए। जो हमारा एनायन क्या होना चाहिए? लार्जर साइज का होना चाहिए। और इनका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, देखो बच्चों एक टॉपिक यहाँ है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जो आगे है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमेशा कम होना चाहिए। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश, यानी खुद के न्यूक्लियस के द्वारा इलेक्ट्रॉन, जो कोई परमाणु है, कोई एटम है, तो उस एटम में एक पॉजिटिव चार्ज है, उस पॉजिटिव चार्ज है और उसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन है। तो किसी खुद के न्यूक्लियस के द्वारा अपने इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचकर पकड़ के रखना ही क्या कहलाता है? प्रभावी नाभिकीय आवेश। अब सोचो कि एक एनायन है हमारे पास, उस एनायन का प्रभावी नाभिकीय आवेश बहुत ज्यादा है, यानी उसका जो न्यूक्लियस है अपने इलेक्ट्रॉनों को खूब पकड़ के अपनी तरफ खींचा हुआ है। तो क्या हम किसी पॉजिटिव चार्ज को इसके करीब ले जाएंगे तो क्या डिस्टॉर्शन होगा? क्या डिफॉर्मेशन होगा? डिफॉर्मेशन का मतलब इसके इलेक्ट्रॉन इसके बीच में आने चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा शेप बनना चाहिए, इसके सारे इलेक्ट्रॉन एक तरफ आने चाहिए, इसका न्यूक्लियस एक तरफ आना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। लेकिन जब ये न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉनों को पकड़ के रखा है तो ये जाने ही नहीं देगा। जब जाने ही नहीं देगा तो कहां से डिफॉर्मेशन होगा? इसलिए इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। यदि लास्ट इलेक्ट्रॉन यानी बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है वो लूजली बाउंडेड हो, अगर एनायन हमारा लार्ज होगा, बड़े साइज का होगा,
अब सोचो कि एक एनायन हमारा बड़ा साइज का है, बड़ा साइज का है, ये न्यूक्लियस है और ये इतनी दूरी पर है, तो यहाँ पे इस न्यूक्लियस द्वारा इस इलेक्ट्रॉन पे लगाए लगने वाला फोर्स क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो लूजली बाउंडेड होंगे, जब लूजली बाउंडेड होंगे तो कोई भी आकर इसको आसानी से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। यानी जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होने चाहिए क्या होने चाहिए, लूजली बाउंडेड होने चाहिए, एनायन लार्ज इट कैन इजिली बी पोलराइज, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इजिली पोलराइज कर सकते हैं और वहां पे कोवेलेंट कैरेक्टर आसानी से आ सकता है। ठीक, तो भजांश रूल समझ में आया बच्चों। यानी पहला रूल क्या कहता है, पहला रूल कह रहा है पॉजिटिव चार्ज के बारे में, यानी पॉजिटिव चार्ज जो है उसका चार्ज डेंसिटी ज्यादा हो, पॉजिटिव चार्ज का चार्ज डेंसिटी ज्यादा हो, यानी वो जितना ज्यादा अच्छा पॉजिटिव हो उसकी साइज छोटी हो। दूसरा रूल क्या कह रहा है एनायन के बारे में, एनायन के बारे में क्या बात कर रहा है कि एनायन का जो साइज है वो कैसा हो, लार्जर हो, उसकी जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है यानी प्रभावी नाभिकीय आवेश यानी खुद के नाभिक के द्वारा खुद के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचने की जो क्षमता है वो कम हो, तब वो उतना अच्छा डिफॉर्मेशन करेगा, उतना अच्छा पोलराइजेशन करेगा, उतना अच्छा पोलराइज होगा, तो उतना उतने ज्यादा उसको कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा। ठीक, आगे चलते हैं। आगे जैसे तीसरा रूल क्या कहता है, थर्ड रूल इज स्फेरिकल केस, लेट अस एन एग्जांपल टू द एक्सप्लेन दिस पॉइंट। जैसे कुछ स्पेशल केस है, जो थर्ड रूल है वो एक स्पेशल केस, के लिए हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे जैसे इफ वी वांट, जैसे एक HgCl2 है एंड एक कैल्शियम क्लोराइड है। अब कैल्शियम क्लोराइड HgCl2 है और ये कैल्शियम क्लोराइड यानी CaCl2 है। अब CaCl2, अब यहाँ पे हम इनका साइज और साइज के बारे में कोई कंपेरिजन नहीं कर सकते। अगर हम देखें तो ये HgCl2 और CaCl2, जो Ca है ये हमारा किस वर्ग का है, ये किस ब्लॉक का है, यस ब्लॉक का। Hg हमारा यस का नहीं है। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ क्या बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, इसको अगर हम तोड़ना चाहें तो ये बनेगा Ca पे 2+ और 2Cl-। अगर हम HgCl2 को अगर ब्रेक करें तो ये भी बनेगा यही चीज, Hg पे 2+ और 2Cl पे माइनस। तो इसमें देखें तो इसमें एनायन क्या है, सेम है, इसमें भी एनायन क्या है, सेम है। देखा जाए तो पॉजिटिव का जो चार्ज है वो भी क्या है, सेम है, पॉजिटिव का चार्ज भी क्या है, सेम है, और इनकी साइज भी लगभग क्या होती है, बराबर होती है। अगर देखा जाए एक्सपेरिमेंटली तो ये Ca2+ और Ca2+ और Hg2+ की जो साइज भी होती है बच्चों क्या होती है, लगभग लगभग बराबर होती है। तब हम कैसे कहें कि इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर किसमें ज्यादा होगा। यहाँ पे हमने दो कंपाउंड लिया HgCl2 और CaCl2, इसमें देखा हमने कि HgCl2 और CaCl2 में दोनों में एनायन सेम है, कैटायन हमारा Ca2+ बन रहा है, Hg2+ बन रहा है, दोनों में चार्ज भी सेम है और इनकी साइज भी लगभग लगभग क्या होती है, एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड है, ये क्या होती है, लगभग लगभग समान होती है। तब हम इसको इनका कैसे बताएंगे कि ये किसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। तो अब यहाँ पे कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है बताने के लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का सहारा लेते हैं। जो हमारा Hg2+ होता है बच्चों, Hg2+ का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लास्ट का देखेंगे हम, सबसे लास्ट का जो वैलेंस शेल है उसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो वो आता है 6s0 5d10, जबकि Ca2+ का आता है, Ca2+ एक नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन बनाता है। Ca कैल्शियम, कैल्शियम का 20 होता है, अगर हम इसको देखें तो आपका आ जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2। ये देखो बच्चों, ठीक है, 1s2 2s2 2p6 3s2, इसमें हमारा देखो लास्ट ये है। अब Ca2+ बनाना है, अब Ca2+ बनाने का मतलब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, जब 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो अब ये क्या हो जाएगा, 3p6 है, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए इसमें से 3p6। अब ये किसका है, ये 18 आ गया, हाँ 18 आर्गन का होता है ना। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ हम देखें कहीं ना कहीं ये क्या आ गया, NH2 NP6 का केस आ गया। तो यहाँ पे NH2 NP6 का केस है और यहाँ क्या है, ये हमारा N-1 है, ये क्या है N-1D, N-1D और ये NS0, N-1DN, यहाँ पे कुछ होगा इलेक्ट्रॉन जिससे इसमें 10 है, तो ये हमारे डी ब्लॉक के में पहुंच गया और ये हमारा अभी एस ब्लॉक का है जो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन दिखा रहा है। तो ऐसी स्थिति हम लोगों ने देखी थी, एक लास्ट कंडीशन हमने देखा था, उसमें क्या देखा था कि अगर कहीं नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन आता है, अगर N-1DN NH0 और NH2 NP6 का केस आता है तो N-1DN0 वाला जो होता है वो ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर को दिखाता है, ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर को प्रदर्शित करता है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है।
अगर हम इसमें देखें तो कैटायन में 2+ चार्ज है, Hg2+ वाले में भी 2+ चार्ज है। हम देखें तो इनकी साइज भी क्या होती है, सेम होती है, एनायन भी सेम है। तो इसमें हम कैसे दिखाएंगे, तो उसमें हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का सहारा लेंगे। तो जो हमारा Hg2+ होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इस तरह का होता है, और जो हमारा Ca2+ है इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लास्ट का NH3H2 3p6 है। ये नोबल गैस कन्फिग्रेशन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की तरह है, आर्गन की तरह, इसलिए इसका जो कोवेलेंट करेक्टर किस में ज्यादा हो जाएगा, HgCl2 में। HgCl2 में कोवेलेंट करेक्टर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा रूल का एक्सप्लेनेशन था। Cl- तो दोनों में सेम है, एनायन तो दोनों में सेम ही है। हमें किसके हिसाब से देखना था, कैटायन के हिसाब से। कैटायन में भी लगभग लगभग सब सेम आ रहा था, तो हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का सहारा लिए। और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, तो कहीं पे भी आपको अगर लगे, जैसे एक एस ब्लॉक का कंपाउंड दिया है जिसमें हमारा मेटल अगर एस ब्लॉक का है और एक डी ब्लॉक वाला है, तो आप डी ब्लॉक वाले में कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा पाएंगे। अगर हम देखें पोलराइजिंग पावर क्या है, पोलराइजेशन पावर क्या है, तो हम क्या कह सकते हैं, अब इतना सीखने के बाद हम यही कह सकते हैं कि एबिलिटी अबिलिटी ऑफ कैटायन, किसी भी कैटायन की क्षमता या किसी भी एटायन कैटायन का नेचर, क्षमता, जो किसी भी एनायन को पोलराइज कर सके, क्या कहलाता है उसका, पोलराइजिंग पावर। अब हर एक कैटायन एक बराबर पोलराइजेशन तो कर नहीं सकता, कोई कैटायन ज्यादा करेगा, कोई कैटायन कम करेगा, तो उसके हिसाब से हम लोग उसका पोलराइजिंग पावर देखते हैं। ठीक, पोलराइजेशन के लिए हम लोगों ने क्या क्या देखा था, स्मॉल कैटायन होना चाहिए, जो कैटायन है उसका, अगर वो कैटायन स्मॉल है, उसकी साइज कम है, तो वो क्या करेगा, हाई पोलराइजेशन दिखाएगा। अगर हमारा एनायन लार्ज है, एनायन हमारा क्या होना चाहिए, लार्ज होगा, तब वो ज्यादा पोलराइजेशन दिखाएगा। लार्ज साइज, अगर कैटायन का चार्ज बराबर है, सपोज करिए दोनों ऐसे कैटायन है जिसमें दोनों का चार्ज बराबर है, तो उसमें जो लार्ज साइज वाले कैटायन है वो कम पोलराइजेशन दिखाते हैं, और जो स्मॉल साइज वाले कैटायन होते हैं वो ज्यादा पोलराइजेशन दिखाते हैं। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल भी देखेंगे इसमें हम लोग। अब ये ध्यान रखना है हमें कि लार्ज कैटायन आर टू फाउंड ऑन द बॉटम लेफ्ट ऑफ द, अब जैसे पीरियोडिक टेबल में हम देखें, तो पीरियोडिक टेबल में कैटायन की साइज कैसे वेरी करती है, जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज बढ़ता है। तो यस ब्लॉक का जो पहला वर्ग है, पहले वर्ग में जो हमारे एलिमेंट्स रखे गए हैं, जैसे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, अगर इनके हम साइज की बात करें, अगर इनका हम धनायन कैटायन बनाए तो सब प्लस बनते हैं, Li+, Na+, K+, देखिए सब पे एक एक प्लस चार्ज होता है। लेकिन ये लिथियम होता है इसकी साइज छोटी होती है, उससे बड़ा Na+ होता है, उससे बड़ा K+ होता है। तो अगर हम इनमें पोलराइजेशन का बात करें, इसमें पोलराइजिंग पावर का बात करें कि किसके पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा किसका होगा, लिथियम का, क्योंकि कैटायन तो सब में सेम है, सबका जो चार्ज है वो तो सेम है, लेकिन साइज में अगर देखें तो कौन कम है, किसकी साइज छोटी है, लिथियम का, तो लिथियम क्या करेगा, ज्यादा पोलराइजेशन करेगा। जैसे इस पे अगर क्वेश्चन दे दिया जाए, जैसे सपोज करिए आपको क्वेश्चन दे दिया गया है, एक क्वेश्चन है LiCl, NaCl और KCl, ये क्वेश्चन दे के आपसे पूछे कि बताइए इनमें कोवेलेंट करेक्टर का बढ़ता हुआ क्रम क्या होगा। क्या पूछेगा, कोवेलेंट करेक्टर सबसे ज्यादा किसमें होता है, ये बताइए, क्रम बताइए कोवेलेंट करेक्टर का। तो कोवेलेंट करेक्टर का क्रम बताने के लिए हम फजांस रूल पे जाएंगे। फजांस रूल क्या कहता है, फजांस रूल कहता है कि भाई कैटायन की साइज छोटी होनी चाहिए, कैटायन का चार्ज बड़ा होना चाहिए, एनायन का साइज बड़ा होना चाहिए, एनायन का चार्ज भी बड़ा होना चाहिए। तब अगर हम इसमें एनायन को देखें, अगर हम इसमें एनायन को देखें, तो एनायन तो देखिए तीनों में सेम है, तीनों में क्या है, Cl। अगर हम इनको ब्रेक करें तो एक बनाएगा, तीनों को अगर हम ब्रेक करें तो एक बनाएगा आपका LiCl, NaCl, दिख नहीं रहा है ऊपर, चलिए यहां लिखते हैं LiCl, नहीं दिख रहा था, LiCl, NaCl और KCl। देखो बच्चों, अगर इसको हम ब्रेक करें तो बनाएगा Li+Cl पे माइनस, इसको ब्रेक करें तो बनाएगा Na+ और Cl पे माइनस, इसको ब्रेक करें तो बनाएगा K+ और Cl पे माइनस, Li+Cl माइनस, Na+Cl माइनस, K+Cl माइनस। अब यहाँ क्या है, देखें तो सब में एनायन क्या है, सेम है। जब सब में एनायन सेम है तो हम एनायन के हिसाब से देख ही नहीं सकते, हम किसके हिसाब से देखेंगे, कैटायन के हिसाब से। कैटायन में भी देखें तो जो प्लस चार्ज है वो क्या है, सेम है, तो बचा क्या, साइज। अब साइज देखें तो इस कैटायन की साइज सबसे छोटी है, उससे बड़ा ये है और उससे बड़ा ये है, तो हम ऑर्डर अगर लिखना चाहें तो ऑर्डर क्या लिखेंगे, NaCl, LiCl,
NaCl और KCl में सबसे ज्यादा कोवेलेंट करेक्टर अगर आएगा तो किसमें आएगा? LiCl में। उससे कम NaCl में और सबसे कम KCl में। ठीक बच्चों, लिथियम की साइज छोटी है, चार्ज सब में सेम है, लिथियम की साइज छोटी है, इसलिए इसका सबसे ज्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम। ठीक, चलिए यहां एक एग्जांपल है, देखिए अब इस एग्जांपल को देखते हैं। यहां देखिए, अब यहां पे एक एग्जांपल है NaCl, MgCl2, AlCl3, AlF3। अब इसमें देखिए, अब इसको आप लोग कर लीजिएगा, ये आप लोगों के लिए HW है, इसको कर लीजिएगा, इसमें ध्यान दीजिएगा कि इसका साइज के हिसाब से, एनायन के हिसाब से करिएगा, आपको पता चलेगा। ठीक है, अब परसेंटेज आयनिक करेक्टर के बारे में बात कर लेते हैं कि परसेंटेज आयनिक करेक्टर कैसे निकाला जाता है। परसेंटेज आयनिक करेक्टर निकालने के लिए फजांस रूल से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ब्रेक कर लें। चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट टॉपिक है परसेंटेज आयनिक करेक्टर एंड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। परसेंटेज आयनिक करेक्टर कैसे निकालते हैं? देखो बच्चों, जब हम ये जान गए कि एक कोवेलेंट कंपाउंड, एक आयनिक करेक्टर, एक आयनिक कंपाउंड उसमें कोवेलेंट बॉन्ड आ रहा है, या एक कोवेलेंट कंपाउंड उसमें कुछ आयनिक करेक्टर भी आ जाता है, तो किसी भी कोवेलेंट कंपाउंड में कितना आयनिक करेक्टर होगा उसको निकालने के लिए हम परसेंटेज आयनिक करेक्टर पढ़ते हैं। जैसे इसमें देखिए, बेस्ड ये फजांस रूल से ही निकाला जाता है, इसको देख लीजिए। द फजांस रूल इज एक्सपेक्टेड दैट एवरी आयनिक कंपाउंड विल हैव एट लीस्ट सम अमाउंट ऑफ कोवेलेंट करेक्टर। फजांस ने क्या कहा था कि सभी आयनिक कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं उसमें कुछ ना कुछ कोवेलेंट करेक्टर आता है। द परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर इन ए कंपाउंड कैन बी एस्टिमेटेड फ्रॉम द डाइपोल मोमेंट। तो जो परसेंटेज आयनिक करेक्टर होता है वो डाइपोल मोमेंट की सहायता से हम निकालते हैं। अब डाइपोल मोमेंट क्या है, ये बॉन्ड पैरामीटर में भी हम लोग देखे थे, फिर आगे आएगा तो हम लोग देखेंगे। द बॉन्ड डाइपोल, अब देखिए यहाँ पे बॉन्ड डाइपोल मोमेंट क्या है इसके बारे में भी जान लेते हैं। यहाँ पे है द बॉन्ड डाइपोल मोमेंट यूज द आइडिया ऑफ द इलेक्ट्रिक। अब देखिए बॉन्ड डाइपोल मोमेंट कैसे निकाला जाता है, डाइपोल मोमेंट को समझिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक मॉलिक्यूल है इस तरह से ए और बी, अगर इस पे प्लस चार्ज है, इस पे क्या है, माइनस चार्ज, तो इसका हम डाइपोल मोमेंट कैसे निकालते हैं? डाइपोल मोमेंट निकालने का तरीका होता है म्यू। डाइपोल मोमेंट को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। म्यू बराबर होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस, यानी इन दोनों चार्ज, क्योंकि चार्ज जो होते हैं मैग्नीट्यूड में सेम ही होते हैं। जो चार्ज होते हैं वो क्या होते हैं, मैग्नीट्यूड में सेम होते हैं। जितना चार्ज इस पे होगा उतना ही चार्ज उस पे होगा, बस इस पे पॉजिटिव होगा तो उस पे क्या होगा, निगेटिव होगा। तो इन दोनों में से कोई एक चार्ज का मैग्नीट्यूड यहाँ रखते हैं, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है, यानी किसकी बात कर रहे हैं, बॉन्ड लेंथ, कहीं ना कहीं बॉन्ड लेंथ की बात कर रहे हैं, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो है डिस्टेंस, और इन दोनों में से कोई एक चार्ज रख देते हैं और उनका मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जो निकल के आता है उसी को हम क्या बोलते हैं, डाइपोल मूवमेंट। तो डाइपोल मूवमेंट इस तरह निकाल लेते हैं, और डाइपोल मूवमेंट की सहायता से हम किसी भी मॉलिक्यूल का परसेंटेज आयनिक करेक्टर निकाल सकते हैं। देखिए ये फॉर्मूला है टिपिकल। अगर हम डाइपोल मूवमेंट किसी भी सिंपल डायटोमिक मॉलिक्यूल्स का कैलकुलेट करना चाहें तो हम कैसे निकाल सकते हैं? तो निकालने का तरीका होता है परसेंटेज आयनिक करेक्टर बराबर म्यू ऑब्जॉर्ब बटे म्यू कैलकुलेटेड इनटू 100। तो आ जाएगा किसमें, परसेंट में। यानी म्यू ऑब्जॉर्ब्ड क्या है और म्यू कैलकुलेटेड क्या है? म्यू ऑब्जॉर्ब्ड का मतलब जो हम एक्सपेरिमेंटली करके निकालते हैं, मशीनों के द्वारा, इंस्ट्रूमेंट के द्वारा एक्सपेरिमेंटली हम डाइपोल मोमेंट प्राप्त करें। और म्यू कैलकुलेटेड क्या है, हमको चार्ज दिया जाए, हम किसी तरह से चार्ज प्राप्त कर लें कि हाँ ये इतना चार्ज है और इनका बॉन्ड लेंथ ये है, उनका आपस में मल्टीप्लाई करके जो हम निकालेंगे वो क्या कहलाएगा, म्यू कैलकुलेटेड। तो म्यू कैलकुलेटेड, म्यू ऑब्जॉर्ब जो मशीन से प्राप्त करते हैं उसमें जो हम थियोरेटिकली करते हैं, कैलकुलेट करके करते हैं, उससे डिवाइड कर दें और 100 से मल्टीप्लाई कर दें, तो जो निकल के आता है वही क्या कहलाता है, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। ठीक है, तो ये म्यू ऑब्जॉर्ब बटे म्यू कैलकुलेटेड इनटू 100%। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, म्यू ऑब्जॉर्ब्ड बटे म्यू कैलकुलेटेड इनटू 100, और ये क्या बन जाएगा आपका, परसेंट में बन जाएगा, और ये क्या कहलाता है, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। ठीक है, ये परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर हो गया। तो इस तरह से हम परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कहते हैं। तो फजांस रूल आप लोग को समझ में आया होगा, आई होप। तो फजांस रूल आप लोग को समझ में आ गया होगा, और हम लोगों ने परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर भी देखा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।